नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। मध्य प्रदेश के दतिया शहर के पास एक जगह है जिसका नाम है दुरसड़ा। ये दुरसड़ा जो है बेसिकली दतिया में ही पड़ता है और यहाँ पर हाईवे के किनारे एक ढाबा है जो कि बहुत समय से एबंडन पड़ा हुआ है, यानी आबाद नहीं है। वो ढाबा चलता नहीं है। उस ढाबे का नाम है चाचा का ढाबा। तो इस चाचा का ढाबा में 5 दिसंबर 2024 को एक लाश मिलती है, और लाश भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सिर कटी हुई लाश, यानी धड़ है मगर सिर गायब है। जब लोगों की नज़र इस बंद पड़े ढाबे में पड़ी इस लाश पर पड़ती है तो फिर लोग फौरन पुलिस को इत्तला देते हैं। दतिया पुलिस की जो टीम है वो मौके पर पहुंचती है। लाश को बरामद किया जाता है और बरामद करने से पहले उसकी पहचान करने की भरसक कोशिश की जाती है, लेकिन एक ऐसी लाश जिसके कपड़ों में कोई आई कार्ड, कोई पेपर, कोई पुर्जा, कोई भी चीज़ ना हो और जिसका सिर भी गायब हो, वैसी लाश की पहचान करना अपने आप में कितना मुश्किल हो सकता है ये आप भी आसानी से समझ सकते हैं। तो दतिया पुलिस बॉडी को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। देखने से तो यही लगता है कि सिर काटकर हत्या की गई है और सिर भी गायब है, लेकिन ये मरने वाला शख्स कौन है इसकी पहचान दतिया पुलिस शुरुआती तफ्तीश में नहीं कर पाती। उधर दतिया से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के ही भिंड शहर में 20 दिसंबर को एक आदमी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। इस आदमी का नाम है महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह ये बताता है कि मेरा भाई जो है वो 4 दिसंबर से गायब है, क्योंकि 4 दिसंबर तक उसकी मेरी फ़ोन पर बातचीत हुई थी, उससे मेरा संपर्क था, लेकिन इसके बाद वो लापता हो गया, गायब हो गया और हमने जितने बार भी उसके फ़ोन पर कॉल किया उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये महेंद्र सिंह नाम का जो आदमी है ये रहने वाला तो भिंड का ही था, लेकिन ये गुजरात में रहकर काम किया करता था। गुजरात से वो भिंड आया था स्पेशली अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने। भिंड पुलिस ने जब गुमशुदगी की ये रिपोर्ट हासिल की, जब ये तहरीर भिंड पुलिस को मिली तो भिंड पुलिस ने पूछा कि अच्छा तुम्हारा भाई धर्मेंद्र जिसके बारे में तुम बता रहे हो कि वो गायब है, वो कहाँ रहता था? तो महेंद्र बताता है कि वो दतिया में रहकर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। अब भिंड पुलिस को ये बात समझ में आ गई कि धर्मेंद्र जो है कहीं ना कहीं दतिया से ही गुम हुआ है, क्योंकि वो दतिया में जो है पिछले काफ़ी दिनों से था और अभी हाल में जब वो गायब हुआ था उससे ठीक पहले वो भिंड नहीं आया था, यानी दतिया से ही फ़ोन पर उसकी गुजरात में अपने भाई से बात होती थी और वो दतिया से ही गायब हुआ था। हालांकि भिंड पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली थी, तो पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब पुलिस अभी छानबीन कर रही थी। एक तरफ दतिया की पुलिस सिरकटी लाश का पता करने में जुटी थी, दतिया पुलिस को नहीं पता था ये लाश किसकी है। उधर जो भिंड की पुलिस है वो ये पता कर रही थी कि आखिर धर्मेंद्र गया कहाँ, वो दतिया से आखिरी बार कहाँ गायब हो गया। तो दोनों पुलिस समानांतर तरीके से एक ही मामले की जांच कर रही थी और दोनों को ये नहीं पता था कि आसपास किस शहरों की पुलिस जो है उसी केस की तफ्तीश कर रही है। बहरहाल दोनों पुलिस अपनी जाँच करती रही और इस बीच भिंड में धर्मेंद्र के घर वालों को धर्मेंद्र के ही मोबाइल नंबर से एक रोज़ एक फ़ोन आया और फ़ोन करने वाले शख्स ने यह कहा कि धर्मेंद्र उनके कब्ज़े में है, अगर वो धर्मेंद्र की सलामती चाहते हैं तो उनको 4 लाख रुपए देने का इंतज़ाम कर लें। यानी ये मामला सुनते ही धर्मेंद्र के घर वालों को समझ में आ गया कि ये मामला जो है किडनैपिंग का है। उन्होंने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। अब पुलिस भी इस मामले में थोड़ी उलझ गई, भिंड की पुलिस, क्योंकि उसे लग रहा था कि धर्मेंद्र गायब तो हुआ है लेकिन वो इस मामले को किडनैपिंग मानकर नहीं चल रही थी, क्योंकि कोई इस तरह का लीड या सुराग पहले नहीं मिला था। कई दिनों के बाद जब फ़ोन आया और पता चला कि कोई 4 लाख रुपए मांग रहा है तो मामला किडनैपिंग का पुलिस को लगने लगा और भिंड पुलिस अब इसी एंगल पर इस मामले की जाँच शुरू कर चुकी थी। बहरहाल भिंड पुलिस जो गुमशुदगी की जाँच कर रही थी उसने ये तय किया कि वो दतिया पुलिस से भी एक बार बातचीत करेगी और उस धर्मेंद्र की गुमशुदगी के बारे में दतिया पुलिस से भी पूछताछ करेगी, उनको भी इन्फॉर्म करेगी कि यहाँ से आदमी हमारा गायब हुआ है, आप बता सकते हैं या नहीं। तो भिंड पुलिस ने जब दतिया पुलिस से संपर्क किया तो दतिया पुलिस ने उस सिरकटी लाश के बारे में भिंड पुलिस को जानकारी दी। अब दोनों की पुलिस एक दूसरे के टच में आ चुकी थी और एक ही केस के बारे में दोनों ने एक दूसरे से इनपुट शेयरिंग की और जल्द ही ये पता चल गया
कि चाचा का ढाबा में जो लाश मिली थी वो लाश, सिरकटी लाश किसी और की नहीं बल्कि भिंड के रहने वाले धर्मेंद्र की ही थी। यानी अब आइडेंटिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी। ये पता चल चुका था कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या की जा चुकी है और वो भी सिर काटकर उसकी हत्या की गई है। इस बीच पुलिस जब छानबीन करती रही तो कटा हुआ सिर तो नहीं मिला, लेकिन कई रोज गुजरने के बाद एक दिन पुलिस को मूंगफली का जो भूसा होता है, यानी मूंगफली के दाने निकालने के बाद उसका जो छिलका बचता है उसकी भी ढेर होती है, एक वैसे ही मूंगफली के ढेर के अंदर एक खेत में धर्मेंद्र के का कटा हुआ सिर जो है वो बरामद हुआ। और ये कटा हुआ सिर तकरीबन मौका वारदात से, चाचा का ढाबा से जिस जगह पर यह सिर मिला उसकी दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर की है। तो काफ़ी दूर पर धर एक जगह था और तकरीबन 1 किलोमीटर दूर वो सर जो है कातिलों ने छिपाया था। अब पुलिस दोनों ज़िलों की इस मामले की जांच और गहन तरीके से करने लगी। इस बीच भिंड पुलिस ने उस जगह का जहां पर ये हत्या हुई थी दतिया में, उस जगह के मोबाइल फ़ोन का डंप डाटा कलेक्ट किया और ये पता करने की कोशिश की कि जिस टाइम फ्रेम में यानी 4 से 5 तारीख के दरमियान ये हत्या हुई होगी, इस तरह की आशंका है क्योंकि 5 तारीख को बॉडी बरामद हुई थी। घर वाले बता रहे हैं कि 3-4 तक बात हुई। तो ऐसे में भिंड पुलिस ने उसी टाइम फ्रेम का डंप डाटा उस चाचा का ढाबा की जो लोकेशन है उसके आसपास का कलेक्ट किया और कलेक्ट करके जब पुलिस ने एक एक करके सारे नंबरों की स्कैनिंग की तो कुछ नंबरों पर पुलिस को शक हुआ। ऐसे भी जब पुलिस इस तरह डंप डाटा कलेक्ट करके उसको फिल्टर करती है तो जो गुनहगार होते हैं उनके बारे में एक रफ आइडिया पुलिस को मिल ही जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हत्या होगी और वहाँ कोई अवेलेबल नहीं होगा, वहाँ कोई प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो कोई ना कोई तो होगा ज़रूर। तो पुलिस ने जब उस चाचा का ढाबा के लोकेशन के आसपास का डंप डाटा कलेक्ट करके उसकी स्कैनिंग की तो 2-3 नंबरों का पुलिस को पता चला। इन नंबरों को पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया और आखिरकार पुलिस ने दतिया से ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। अब इन दोनों से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो शुरू में इन लोगों ने धर्मेंद्र को जानने की बात तो कही लेकिन मारने की बात से इनकार कर दिया। लेकिन जब भिंड पुलिस ने सख्ती की तो दतिया के इन दोनों नौजवानों ने माना कि हाँ, उन्होंने ही धर्मेंद्र की हत्या की है और उनके साथ एक और लड़का था जिसके साथ मिलकर उसने हत्या की। अब हत्या क्यों की, इसके पीछे तो अपने आप में एक और भी शॉकिंग कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि हत्या कैसे की, क्योंकि कैसे की बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हत्या की गई वैसा आम तौर पर देखने सुनने को नहीं मिलता है। तो इन 3 लड़कों ने मिलकर धर्मेंद्र जो आदमी है जिसकी हत्या करनी है उसको इन तीनों ने एक पार्टी के लिए इनवाइट किया। वो पार्टी 4 और 5 तारीख की दरमियानी रात को रखी गई और आधी रात को उन लोगों ने जमकर शराब पार्टी की और तीनों लड़कों ने जानबूझकर धर्मेंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिलाई ताकि वो बिल्कुल नशे में चूर हो जाए। हुआ भी ऐसा, धर्मेंद्र बहुत ज़्यादा शराब पी चुका था और फिर धर्मेंद्र को लेकर ये उस सुनसान चाचा का ढाबा में गए किसी बहाने से और उसके बाद पहले उसके सिर पर लकड़ी से मारकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। उसकी जान तब तक नहीं गई थी, लेकिन ये जो लड़के थे जो धर्मेंद्र की हत्या करना चाहते थे वो अपने घर से चाकू लेकर आए थे। और आपको जानकर अजीब सा लगेगा कि चाकू भी जो है कोई बड़ा और तेज़ धार वाला चाकू नहीं बल्कि घर में इस्तेमाल होने वाला सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आए थे। और इसी सब्जी काटने वाले चाकू से उन्होंने धर्मेंद्र का गला रेतना शुरू किया। धर्मेंद्र तब भी जिंदा था और वो धर्मेंद्र का गला रेतते रहे, वो छटपटाता रहा और तकरीबन 10 मिनट तक काफ़ी मेहनत करने के बाद वो पूरी तरह धर्मेंद्र की हत्या करने में और उसका सिर काटकर धड़ से अलग करने में कामयाब हुए। बहुत ही विभत्स तरीके से हत्या हुई। 10 मिनट तक किसी का गला आहिस्ते आहिस्ते काटा जाए, आप समझिए कि वो हत्या कितनी भयानक हुई होगी। और इस हत्या को करने के बाद उन्होंने धड़ तो वहीं छोड़ दिया, लेकिन सबूत मिटाने के इरादे से उस कटे हुए सिर को लेकर अपने साथ काफ़ी दूर गए और मूंगफली के भूसे के ढेर में, छिलकों के ढेर में उस सिर को जो है उन लोगों ने स्टैश कर दिया, छुपा दिया। इसके बाद वो फरार हो गए। अब जब ये पकड़े गए तो इन्होंने ये सारी बात कबूल कर ली और बताया कि इस तरह से हमने हत्या की। अब सवाल ये था कि इन्होंने हत्या की क्यों, धर्मेंद्र की जान क्यों ली। तो इसके पीछे जो कहानी है वो कुछ यूं है कि भिंड का रहने वाला धर्मेंद्र दतिया के मालनपुर इलाके में एक फैक्ट्री में काम करता था और उसी मालनपुर की फैक्ट्री में ये तीनों लड़के भी काम करते थे। तो इन तीनों लड़कों से
भिंड के रहने वाले, दतिया के इन तीनों लड़कों से भिंड के रहने वाले धर्मेंद्र की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। और इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि धर्मेंद्र जो है वो अक्सर दतिया में अपने इन दोस्तों के घर आने जाने लगा, क्योंकि ऐसे भी भिंड तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ आना जाना जो है इतना फ्रिक्वेंटली संभव नहीं हो पाता था। तो अक्सर वो अपने दोस्तों के घर चला जाया करता था। घर परिवार का प्यार भी मिल जाता था और दोस्तों का साथ भी मिल जाता था, उसका वक्त अच्छा गुजरता था। लेकिन इसी बीच हुआ ये कि धर्मेंद्र जो है कथित तौर पर अपने एक दोस्त की माँ के करीब आ गया। उसकी माँ से वो घंटों बातें करता और ऑब्जेक्शनेबल बातें भी करता, अश्लील बातें भी करता। जाहिर है ये एक तरफा मामला तो हो नहीं सकता, वरना तो पहले ही इस बात का खुलासा हो जाता, विरोध होता, बवाल होता। ये सब कुछ खुफिया तरीके से चल रहा था। हद तो तब हो गई जब धर्मेंद्र जो है अपने उस दोस्त की माँ के साथ इस तरह से रिश्ते बढ़ाने के अलावा उस दोस्त की बीवी के भी करीब आ गया और उसके साथ भी उसी तरह से वो सीक्रेट और ऑब्जेक्शनेबल बातें करने लगा। और इस तरह की बातें ज़्यादा दिनों तक छिपती नहीं है। आखिरकार धर्मेंद्र के उस दोस्त को ये पता चल गया कि उसका दोस्त धर्मेंद्र उसके साथ गद्दारी कर रहा है, उसकी माँ के साथ भी वो रिलेशन बनाने की और उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है और उसकी बीवी के साथ भी कर रहा है। तो वो आग बबूला हो गया और उसने तय कर लिया कि अब वो धर्मेंद्र की जान ले लेगा। इसके बाद उसने पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद अपने बाकी 2 दोस्तों को इस साजिश में शामिल किया और फिर धर्मेंद्र को पार्टी के लिए बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। धर्मेंद्र ऐसे तो शादीशुदा था, लेकिन उसकी बीवी की कुछ साल पहले बीमारी से मौत हो गई और उसके घर में उसकी बेटी है जो छोटी है और अपने दादा दादी के साथ ही वो भिंड में रहती है। तो धर्मेंद्र एक तरह से सिंगल या कह लें कि बैचलर वाली लाइफ जी रहा था और वो दतिया में रहकर काम काज कर रहा था, फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। लेकिन इस तरह के इलिसिट रिलेशन, जो रिलेशन शायद कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, और ख़ासकर ऐसे घर की महिलाओं के साथ रिलेशन, जिस घर का लड़का आपको अपना दोस्त मानता हो, एक तरह से देखा जाए तो भाइयों वाला रिलेशन हो, वहाँ पर अगर कोई ऐसा करे तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो किसी को भी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुस्सा आएगा मतलब कत्ल कर देंगे, कत्ल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन हर आदमी के सोचने समझने का तरीका एक सा नहीं होता। तो ये जो 3 लड़के थे, इन तीनों लड़कों ने मिलकर धर्मेंद्र की हत्या करने का फैसला किया और न सिर्फ उसकी हत्या की, हत्या करने के लिए तकरीबन 10 मिनट तक उसका सिर सब्जी काटने वाले चाकू से काटते रहे और 1 किलोमीटर दूर ले जाकर उसकी लाश को डिस्पोज ऑफ किया, मतलब सिर को, कटे हुए सिर को डिस्पोज ऑफ किया। इस तरह से इस मामले का कड़ी दर कड़ी जोड़कर पहले दतिया और फिर भिंड पुलिस ने मिलकर इस मामले का खुलासा किया। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने एक और स्टोरी कल आपको सुनाई थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से 18 करोड़ रुपए की एक नेकलेस की वजह से एक शख्स की हत्या हो गई और उस मामले में एक कातिल को पकड़ने में पुलिस को कई सालों का वक्त लग गया। और वो कातिल भी जब पकड़ा गया तो फेसबुक की वजह से पकड़ा गया, एक अजीब इत्तेफाक की वजह से पकड़ा गया। अगर आप लोग उस कहानी को देखना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतीम से सुनिए में जाकर देख सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं जो प्रीवियस स्टोरी पर आप लोगों ने किए हैं। मिस रूबी ध्रुव हैं, ये शिवम ध्रुव ही हैं बेसिकली, छत्तीसगढ़ से, और ये जय हिंद लिख रहे हैं। आलोक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह की कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ और जिस तरह से लेकर आता हूँ उसका अंदाज़ दूसरों से अलग होता है। थैंक यू वेरी मच आलोक इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। मोहम्मद गुलजार अंसार ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि सर आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, मैं आपका वीडियो बहुत ध्यान से देखता और सुनता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब हैं, इनका ये कहना है कि किसी पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करना आज के ज़माने में ठीक नहीं है। उन्होंने थैंक यू कहा और वेरी नाइस स्टोरी लिखा है। लोनली जोया के नाम से एक आईडी है, उन्होंने ये लिखा है कि वो अक्सर मेरी कहानियों का इंतज़ार करती हैं और ढूंढ ढूंढ करके नई पुरानी सारी कहानियाँ वो यूट्यूब पर अब सुन रही हैं। थैंक यू वेरी मच। रेखा भट्ट ने भी कहानी सुनाने के तरीके की तारीफ़ की है, बहुत धन्यवाद। उमेश भुइया झारखंड से हैं, मेरे होम स्टेट से, इन्होंने चरण स्पर्श कहा है और कहा है कि पैसों के लालच में लगातार जो है वो लोगों में इजाफा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आरी वर्क के नाम से एक हमारी दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया और उन्होंने ये कहा है कि इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भरोसा लोगों पर करे ज़रूर, लेकिन आंख बंद करके नहीं बल्कि आंखें खोल कर किसी पर भी भरोसा करे। तो सही बात है। एक और आईडी है, उस आईडी को जोआ चिमिरांडा ऐसा कुछ लिखा हुआ है,
तो इसलिए उस आईडी से मैं उनका नाम तो रिट्रीव नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने शम्स सर से मुझे कंपेयर करते हुए कहा है कि उनको मेरा वीडियो बहुत जचा नहीं, तो वो इसीलिए इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं। शम्स सर इज़ प्योर गोल्ड। थैंक यू वेरी मच। शम्स सर प्योर गोल्ड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी बात रही मेरे इस वीडियो को स्किप करने और न देखने की, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट किया, हमारे साथ जुड़े। राघवेंद्र तिवारी ने भी कमेंट किया है, सर जी कहानी सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखते हैं राधे राधे जी, डीएस भक्ति आईडी से कमेंट है। अनूपगढ़ से बलकार सिंह धंजू साहब हैं, प्रदीप भांबू जी हैं। क्लिप मूवी मोगली के नाम से एक आईडी, उन्होंने भी कमेंट किया है, विश किया है राधे राधे कहकर। केवल कृष्ण जी हैं, मुकेश यादव, राकेश वार्षणी और योगा विथ विकास और सूर्य नारायण दिल्ली से हैं, और सचिन यादव ने भी कमेंट किया है। इसके अलावा विजेंद्र सिंह जी हैं और खुर्शीद खान ने भी कमेंट किया है। सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट एक दिन में एक साथ पढ़ना संभव नहीं है। आप इस सिलसिले को बरकरार रखिएगा। मैं भी आप लोगों के कमेंट पढ़ने का और आपकी तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब देने का सिलसिला जो है अपनी तरफ से बरकरार रखूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।